अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने कहा है कि वो तस्लीम करते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज का साथ देने की वजह से संबड़ियाल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिला। इंतखाबी मुहिम में लोग कहते थे आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनके साथ चलें या खिलाफ। लोग कहते थे कि आप नून लीग को छोड़ दें, हम आपको वोट देंगे। नदीम अफजल चंद का कहना था कि नून लीग का जो साथ देता है पब्लिक उसको वोट नहीं देती। नदीम अफजल चंद के मुताबिक पीपल्स पार्टी बयानिए और सिस्टम को लेकर भी कंफ्यूजन का शिकार है। यहाँ सवाल जन्म लेता है कि क्या पीपल्स पार्टी की इस हकीकत को मेन स्ट्रीम लीडरशिप भी तस्लीम करती है या फिर नहीं। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का 2013 के इंतखाबात के बाद से ये मौक़िफ़ रहा है कि नून लीग से कभी बिलवास्ता और कभी बिलावास्ता इत्तेहाद के बायस पीपल्स पार्टी पंजाब में कमज़ोर हुई। पंजाब जो पीपल्स पार्टी के लिए ताकत का मरकज़ था, अब यहाँ इसका बुरा हाल है। फरवरी 2024 के इंतखाबात में इसे पंजाब असम्बली की कुल 371 में से सिर्फ 14 नशस्तें मिल सकीं। इसी तरह कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से चंद ही नशस्तें हासिल हुई। पीपल्स पार्टी का पंजाब में जवाल कोई अचानक वाक़या नहीं है, बल्कि एक तदरीजी अमल का नतीजा है। पंजाब के वोटर्स को मसहूर कर देने वाले नारे बेअसर होते गए। जब पीपल्स पार्टी ने पंजाब खो दिया तो दर हकीकत उसने पाकिस्तान खो दिया। पीपल्स पार्टी को 1977 के बाद से पंजाब पर हुकूमत करने का मौका नहीं मिला। 88 और 2008 के इंतखाबात में जब मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तब भी पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास रहा। 2013 के आम इंतखाबात के बाद से पीपल्स पार्टी तीसरी पोजीशन पर रहती है, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी ही उम्मीदवार क्यों ना हो। पीपल्स पार्टी की पंजाब में जवाल की कई वजूहात हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के अवामी मसाइल को उजागर करने में नाकाम रही। दूसरा, पीपल्स पार्टी अब सिर्फ देही सिंध की नुमाइंदा जमात बनकर रह गई है, क्योंकि उसकी मरकजी और सूबाई क़यादत मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस से निपटने में नाकाम रही। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में कुछ हिमायत बरकरार रखने की कोशिश की जो फैसला कुन साबित न हो सकी। उसूलों पर समझौता, खास तौर पर मुफाहमती सियासत से पीपल्स पार्टी की साख पर सवालात उठे। नाक़दीन के मुताबिक पीपल्स पार्टी को जो नुकसान जनरल ज़ियाउल हक की मार्शल्लाह हुकूमत से न हुआ वो आसिफ जरदारी की क़लील मुद्दती हिकमत अमली की वजह से हुआ। अवामी मसाइल से दूरी और हर कीमत पर इक़्तिदार के हुसूल की पॉलिसी ने उसके वोटर्स को मायूस और नाराज़ कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अहम तंजीमी और आईनी ओहदों पर जिस तरह की तयनातियाँ की, सब ने पीपल्स पार्टी को सख्त नुकसान पहुँचाया। आज पीपल्स पार्टी के पास पंजाब के वोटर्स के लिए कोई नारा है ना ही प्रोग्राम। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के नुकसान की बड़ी जिम्मेदारी क्या नून लीग के साथ इत्तेहाद पर है या फिर खुद पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। लोग कहते हैं नून लीग का साथ छोड़ दें, आपको वोट देंगे। नदीम अफजल चंद। पंजाब में पीपल्स पार्टी का सियासी जवाल, नून लीग से इत्तेहाद या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी नाक़िस पॉलिसीज़। इफ्तिखार साहब, क्या वाकई पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ होना, जैसे 2002 और 8 में भी याद करें तो साथ साथ ही थे, कोई इतना दूर नहीं थे, वजह इनका साथ होना है जो पंजाब से वोट बैंक कट गया, ख़त्म हो गया, अपनी पॉलिसीज़ हैं, या जिस तरह की लीडरशिप को यहाँ स्पेस देते रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर इनके गवर्नर्स का जिक्र करें, जब जब भी स्पेस मिली वो भी रीज़न बनते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता कि ये इतना आसान है जितना मेरे दोस्त नदीम अफजल चंद ने कहा कि लोग कहते हैं कि अगर नून लीग का साथ छोड़ दें तो वोट दे देंगे। ये पॉसिबल नहीं होता। ये 10-12 वोटों का फ़र्क नहीं है, 10-12 हज़ार वोटों का फ़र्क नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। ऐसा नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि आज तो नहीं हुआ ना, ये तो एक मुसलसल अमल चला आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डाउनफॉल का, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने यहाँ पे तंजीमी तौर पे वो काम नहीं किया जो एक सियासी पार्टी को करना होता है, जिसके नतीजे में पीटीआई रिप्लेस कर गई। अगर गौर से स्टडी किया जाए, बहुत गहरी नज़र रखी जाए तमाम इलेक्शंस के ऊपर, 2013 से ऑनवर्ड्स और 2013 तक के इलेक्शंस, तो वोट जो गया है पीटीआई को, वो कोई क्या किसका वोट है? वो एक नौजवान नस्ल का वोट है जो इंस्पायर हो रही थी किस चीज़ से? तब्दीली के नारे से। और तब्दीली का नारा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओरिजिनल नारा था। 1970s में तब्दीली के नारे से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो मार्क के जीते जिन मार्कों के जीतने की तवक्को किसी को भी नहीं थी। अब गलती अपनी है कि तंजीम नहीं कर पाए, तंजीम साजी मुकम्मल नहीं हुई,
पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरी तहसीलों में जब तक आपकी तंजीम ना हो, और फिर तंजीम के साथ ये है कि आप अपने प्रोग्राम को, जो आपका सोच है, जो आपकी फ़िक्र है, वो आप आवाम तक ना लेके जाएं। अब ये कहना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपकी सोच और फ़िक्र मुख्तलिफ है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब वो भी इंकलाबी पार्टी नहीं है और आप भी इंकलाबी पार्टी नहीं है, तो ये कहना कि नून लीग का साथ अगर आप ना दें तो आपके वोट, सारे वोट आपको आ जाएंगे, बिल्कुल गलत है। देखें, पीटीआई ने कल फिर एक दफ़ा साबित किया है कि इट हैज़ इमर्ज ए सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स जब इलेक्शंस की बात आएगी। और कल वो ये पीटीआई वाले ये नहीं कल कह सकते कि धांधली हो गई, बैलेट बक्स उठा लिए गए, उनके पास ऐसा कोई सच सबूत नहीं है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी लगाया है, लेकिन इनके पास भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं। अब तो मोबाइल जो है किसी को माफ़ करता ही नहीं है। तो सोचना ये चाहिए कि क्या तंजीमी सलाहियतों के ना होने की बिना पे ऐसा हुआ है, और इस सच को तस्लीम कर लेना चाहिए। एक इलेक्शन था बेगम कुलसूम नवाज़ का, उस इलेक्शन के अंदर ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक वोट भी नहीं मिला, और ये एक वार्निंग थी उस पार्टी के लिए कि एक ऐसी पार्टी जो लाहौर में जन्म लेती है, पंजाब में से इमर्ज करती है, इक़्तिदार में जाती है, और बहुत सपोर्ट है उसकी, बहुत बड़ी सपोर्ट है। वो कुलसूम नवाज के जब इलेक्शन होता है तो ऐसे पोलिंग स्टेशन जहाँ एक वोट नहीं लिया, पोलिंग स्टेशन कुछ 6-7 आदमियों पर मुश्तमिल नहीं होता, हज़ारों वोटर होते हैं एक पोलिंग स्टेशन के लिए। तो वो वार्निंग थी पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ये हो क्या रहा है। फिर इन्होंने ताकत का मुजाहरा किया बिलावल के इलेक्शन के अंदर, पूरी पीपल्स पार्टी उस मार्के में उतर गई। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल पूरी पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगाया गया और पैसा दिए लगाया गया, और उसमें हर वो चीज़ की गई, जिसने जो मांगा उसको दिया गया, वो भी हार गए। वो भी एक वार्निंग थी इनको समझने की कि ऐसा क्यों हुआ। और ये वो इलाका था जो सम पार्ट ऑफ दिस एरिया वाज शेख रशीद, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनके कैंडिडेट रहे। तो हुआ क्या, इनको सोचना चाहिए बैठ के आराम से कि पॉलिटिक्स में लोग वोट क्यों आपको दें। दुरुस्त है। और आप इसका फैसला ये न करें नदीम अफजल साहब। और नदीम अफजल चंद तो उन लोगों में से है जिसको अभी जिम्मेदारी सीनियर है, सीनियर पॉलिटिशियन है और पॉलिटिकल वर्कर है। बिल्कुल, यही बात सेक्रेटरी इत्तलात है। ये पॉलिटिकल वर्कर है। हसन निसार साहब, क्या नून लीग से इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को यहाँ लाया है, जो पंजाब में स्पेस बिल्कुल कम होती चली गई? पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज हैं, यानी कि जो इफ्तिखार साहब ने बात अगर की तंजीमी फैसले नीचे के, या फिर सीनियर क़यादत की फैसला साजी भी मैटर करती है? हसन साहब। अच्छा, आपने मुझसे पूछा? जी सर। हाँ जी। पहली बात यह है कि नदीम अफजल चंद पढ़ा लिखा, क्रेडिबल, दयानतदार और मुतवाज़न आदमी है। वो टिपिकल छिछोरे सियासतदानों की तरह बिल्कुल नहीं है। उसने जो कहा वो जुज़वी तौर पे आई एग्री पार्टली इफ्तिखार के साथ। अच्छा, पीपल्स पार्टी की नाकस पॉलिसीज अपनी जगह, चूँकि मेरे नज़दीक वो सिंध से भी हाथ धोने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन नून लीग के बारे में मेरा ख्याल है आप में से शायद ही कोई हो जिसने ना सुना हो। 2 फेजेस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, माजी बईद में और माजी करीब में। मैंने आज से कोई 3 साल पहले ये कहना शुरू किया था कि पीपल्स नून लीग जून जुलाई के महीने में जलती हुई रेत पे पड़ा हुआ बर्फ का ब्लॉक है जो तेजी से पिघल रहा है। 1.5 साल पहले मैंने इसमें तरमीम की कि ये पिघल चुका है, नीचे थोड़ा गंदा पानी रह गया है। एक जेन्युइन इलेक्शन का वाइपर आएगा, नामो निशान मिट जाएगा, इनका खत्म। इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा, इनका अंजाम उससे भी बदतर होगा जितना खुद पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुआ था। लेकिन उसके फैक्टर्स बहुत मुख्तलिफ हैं, जिसमें आपने डंडी मारी है, आपने ज़ियाउल हक का सिर्फ जिक्र किया है, डंडी नहीं डंडा मारा है। बाय एनी वे, बट डेफिनेटली नून लीग, नदामत लीग और नौहा लीग के अलावा अब कुछ भी नहीं है। 1 जेन्युइन इलेक्शन, तमाशा देखना। इनको टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा, मार्क माय वर्ड्स।
इनको तो नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी को आप भाव ही नहीं डाल रहे, मतलब उनकी रीजंस क्या, वो वापस आ सकते हैं? नहीं, दे आर अ गॉन केस। They are a gone case and पर उनके वोट बैंक तो बड़ा है, 1507,000 मगफूरा। अच्छा चलो ठीक है। पीपल्स पार्टी का मरहूमा मगफूरा। जरदारी साहब वैसे अगला वजीर अज़म बिलावल भुट्टो साहब को देख रहे हैं। ये एक भी होगी लेकिन देखेंगे। चलें ठीक हो, देखेंगे, ठीक है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। दुरुस्त। शहजाद साहब, सियासी जमातों का आना जाना अप एंड डाउन चलता रहता है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज मैटर करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात जो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, आप उससे एग्री करते हैं? रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी का एक असासी प्रोग्राम रहा है, क्या अपने नजरियात से दूर गई तो आज वो भी नून लीग और पीटीआई के बराबर खड़ी है, या वापस अपनी नजरियाती लीडर्स को लाकर या फिर अपनी तंजीमी सलाहियत बेहतर करके आप कोई कम बैक देखते हैं? अच्छा, नदीम अफजल चंद ने बहुत कुछ कहा जी, और मैं उसकी बातों को उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से, एक ऐसा सियासी वर्कर जैसा हसन साहब कह रहे थे जो कि एक आवाज़ अपने दिल की और एक हकीकत की बयान करता है अपने तय, मैं उसकी बात को रद्द नहीं कर सकता। उसने क्या कहा? उसने कहा कि लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप नून लीग का साथ छोड़ दें तो हम आपको वोट दे देंगे। इसका मतलब है कि वो जो लोग आए उनके पास, तो कितने आए ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन लोगों का उन्होंने एक सेंटिमेंट का इजहार किया। इन लोगों ने कम से कम पीपल्स पार्टी को तो श्योरली वोट नहीं डाला क्योंकि उनकी उस वजह बता दी, और साथ ही साथ नून लीग को भी नहीं डाला होगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से हम आपको नहीं डालेंगे। तो ये दो पार्टियां तो निकल गई। अब आज जो खुरा लगाना है आपको इस सवाल के अंदर वो ये है कि वो जो वोट है वो किधर गए, वो किसके डब्बे में चले। और अजीब बात है कि एक इंतखाब हुआ है जिसके ऊपर आज अगले ही दिन जो आपके लोग हैं और सियासी वर्कर्स हैं और सियासी पार्टियां हैं वो इस किस्म की मुशगु कर रहे हैं, इस तरह के ख्यालात का इजहार। क्या क्या कमाल की बात है कि आप अभी एक जंग से निकले हैं और हमने सवाल किया जब वो 3-4-5 दिन की जंग हुई, हमने कहा क्या वजह है कि हमारा जो सियासी निज़ाम है, जो हमारी बाकी लीडरशिप है, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाती जिस तरह आपकी मिलिट्री लीडर परफॉर्म करती है, मिलिट्री लीडरशिप करती है। और हमने कहा कि उसकी वजह ये है, तो पहला जो इम्तिहान था वो ये था ज़िमनी इंतखाब। उसके अंदर एक लीडर कह रहा है कि ना वोट उसको पड़े ना उसको पड़े, लेकिन तीसरे को भी नहीं पड़े, पता नहीं कहाँ चले गए। तो उनका खोज लगाना जब तक मुमकिन नहीं होगा, हम जौहरी ताकत कहलाने के काबिल नहीं है। हम इस काबिल नहीं है कि हम अपने आप को ये कह सकें कि हम एक ऐसी कौम है जिसकी हर चीज अपनी जगह के ऊपर सही बैठी हुई है। ये बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, होल है, गेपिंग होल, इतना बड़ा सुराख है कि इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा कि हम इलेक्शन भी सही नहीं करा सकते, हम इलेक्शन हो जाते हैं उसको गिन भी सही नहीं सकते। इस तरह के लोग आके बैठ के यहाँ पे जब बात करेंगे, और मैं तो क्रेडिबल उसको क्रेडिबल समझूंगा उसकी बात को। तो तीसरा, वो जो वोट गए वो कहाँ गए, तो ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी क्या कभी वापस आ सकती है, क्योंकि आपने बुनियादी नुकता तो यही उठाया था पीपल्स पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में। पीपल्स पार्टी का जो भी उसका कोर था वो पिछले 10 साल में 15 साल में पीटीआई को जा चुका है, पीटीआई को ट्रांसफर हो चुका। वो पीटीआई ने वो ले लिया और पीटीआई ने अपने साथ और भी बहुत कुछ मिला लिया। गलत या सही की हम बहस नहीं कर रहे। पीटीआई एक ताकत के तौर पे पंजाब में उभरी और सियासत में उभरी, इसका भी कोई शक की बात नहीं है। अब अगला मरहला कि पीटीआई कब वो इस्टेब्लिश कर पाएगी कि क्या वो आज भी वो ताकत है या कम से कम सेकंड बेस्ट ताकत है, जैसे इफ्तिखार साहब कह रहे थे। इसका फैसला उन इलेक्शन में होगा जबकि हम सही तरीके से वोट गिन सकेंगे। ठीक, जब हम वोट सही गिनेंगे तो उस वक्त हम फैसला कर पाएंगे क्या है पीटीआई की वो ताकत। तो पीपल्स पार्टी का रास्ता तो मुझे मसदूद नजर आता है। 2008 और 2013 के बीच में, मेरी ये छोटी सी बात, 2008 और 2013 के बीच में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और इसके ऊपर मेरे उस 5 साल के बेशुमार आर्टिकल्स हैं, बहुत जिसे कहते हैं खौफजदा किस्म की सियासत की, खौफजदा लीडरशिप दिखाई। दहशतगर्दी का भी माहौल था, लेकिन ये डरे डरे अपने दड़बों में भी छुपे रहे कि किसी तरीके से ये 5 साल पूरे हो जाए। उन्होंने 5 साल के बाद कहा हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि हमने 5 साल पूरे किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने गवर्नेंस बेहतर की, हमने इसको अच्छा किया, हमने वो किया, हमने 5 साल पूरे किए। तो जिस पार्टी की सोच ये हो कि मुझे सिंध में जाके सूबा बंद हो जाना है, वो फिर किसी और सूबे में जाके अपने आप को, हाँ बलूचिस्तान में जहाँ मामलात कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं, उन्हीं लोगों के नाम बदल जाते हैं।
आप उनको कहीं और किसी और नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं, लोग वही होते हैं। तो आज पीपल्स पार्टी के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब तक सिंध में रहती है, कब तक सूबा बंद है, और है सूबा बंद। और इसकी वजह, ये बुनियादी वजह, आपके पास अभी टाइम है, इससे पहले कि आप जैगम साहब के पास जाए, मैं देख रहा हूँ टाइम को, साथ साथ मॉनिटर कर रहा हूँ। ये काम भी जिम्मेदारी आपने ले ली है। ये ले ली है जिम्मेदारी, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत जल्दी लुकमे देती हैं बीच में। देखिए, बुनियादी तौर पर गलती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी लीडरशिप की, जो कि ये नहीं देख पाई, उसी में थे। उन्होंने समझा कि हमारा एंड हो गया, अब किसी तरीके से सिंध को संभाल लो और फिर इसी पे सल्तनत कायम रखो। वही उनके अंजाम है, वही उनके साथ हो रहा है। और मुझे लगता है कि अनलेस एंड अनटिल कोई उनको ऐसी गैबी मदद आए जहां पर बिलावल साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पेश कर दी जाए, तो वो दूसरी बात है, वरना सियासी तौर पर, इंतखाबी तौर पर मुझे वो इस पोजीशन में आते नजर नहीं आता। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, यहाँ पे गैबी मदद की बात हुई, वैसे लगता है ऐसा कि हमारी सारी सियासी जमातें इसी पे ही तकिया किए रहती हैं, मगर ये भी चंद साहब ने कहा कि निज़ाम को सपोर्ट करने में कन्फ्यूजन, पीपल्स पार्टी के बयानिए में कन्फ्यूजन, वो इतराफ़ कर रहे हैं। ये मुफाहमत के बादशाह की सियासत थी कि चारों सूबों की जमात जो जंजीर कहलाती थी वो एक अंदरूनी सिंध तक महदूद हो गई। बयानिए की कन्फ्यूजन दूर होने की कोई गुंजाइश है उस सीनियर लीडरशिप के पास? देखिए, आपने गैबी इमदाद की तो बड़ी अच्छी बात की, और चंद साहब को, पीपल्स पार्टी वालों को भी और साथ मुस्लिम लीग नवाज़ वालों को गैबी इमदाद का तो इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से वो हुकूमत में हैं, उनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं। देखिए, एक इम्तिहान में जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अच्छे तरीके से पास हो गया, और मेरा एक दोस्त था कैफेटेरिया का और चाय खानों का, जो हर पेपर में फ़ेल हो गया। और उसने कहा कि ज़ैगम चाय खाने पे रात को मेरा वक्त ज़ाय करता था, मैं इस वजह से फ़ेल हुआ। तो पीपल्स पार्टी वाले उस तरह की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जिस तरह फेल होने वाले स्टूडेंट दिया करते हैं। तो चंद साहब को कौन बताए कि गल वध गई है, ये नैरेटिव शैरेटिव की अब बात नहीं रही। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग नवाज़ भी, ANP भी, जमात इस्लामी भी, JUI भी, कि 20वीं सदी में रह गई हैं। वक्त बहुत आगे निकल गया। नई नस्ल की नब्ज़ पे इनका हाथ नहीं रहा, कि नए वक्त से हम आहंग नहीं रही। और इस पर भी मैं बात करूंगा कि क्यों नहीं रही। 2013 से तो पीपल्स पार्टी के घोड़े ने पंजाब में सब घोड़ों को आगे लगाया हुआ है। आपको पता है ना, जो घोड़ा सबसे पीछे होता है उसने सब घोड़ों को आगे लगाया होता है। कंपेटिटर ही नहीं होती वो 95% हलकों में। दूसरी तो क्या, तीसरे नंबर पे भी नहीं होती, 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे होती है। जिन लोगों का कोई सीरियस कंपटीशन होता है वो पीपल्स पार्टी के टिकट लेने से बेहतर समझते हैं कि आज़ाद लड़ लें, क्योंकि टिकट लिया तो उल्टा गले पड़ जाएगा। पीपल्स पार्टी यहाँ तक पहुँच गई है। 1970 में पीपल्स पार्टी का जितना वोट बैंक था, ज़ियाउल हक के पूरे दौर के बाद 1988 में जब पीपल्स पार्टी वापस आई थी तो उतना ही वोट बैंक था। ये ज़हन में रखिए, 1988 में पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट IGI से ज़्यादा था। हुकूमत नहीं बना सकी थी, वो एक अलग बात है। वो जो खेल हुआ था वो एक अलग बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं, 2008 में पीपल्स पार्टी के पास 16% से ज़्यादा वोट थे, तकरीबन 17-18% वोट थे। और उसके बाद मुसलसल पीपल्स पार्टी पंजाब में सिर्फ 5-6% वोटों पे फंसी हुई है। 18% से 5-6%। यह 2 PhDs का फायदा जो जरदारी साहब के पास है। सही, कि वोटर तिहाई रह गए। पहला PhD है इक़्तिदार के साथ रहने का, और दूसरा है वोटर्स को भगाने का, वोट बैंक ख़त्म करने का। यह है असल हकीकत। अब वो जो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के साथ रहने का नुकसान है, अब इतनी पूरी कहानी है, ये पुरानी कहानी है कि जिस वक्त 2013 के बाद इलेक्शन हारा पीपल्स पार्टी ने, उस वक्त जनाब जरदारी साहब ने तकरीर में कहा, क्या कमाल की तकरीर से, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कोई सियासतदान ये बात खड़े होकर कह सकता है कि मियाँ साहब हम आपकी अपोजिशन नहीं करेंगे। तो जरदारी साहब क्या बेचेंगे आप? सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी हुकूमत की अपोजिशन ही नहीं करेगी तो क्या बेचेगी? दुरुस्त। वो टाइम था जब एंटी नवाज प्लेटफॉर्म आपने छोड़ दिया था, और वो वक्त था जिसके बाद जितना एंटी नवाज वोट बैंक था वो ले उड़े उस वक्त कप्तान साहब। दुरुस्त। अगर जिसमें और भी बहुत फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरा वक्त तब्दील हो रहा था। बिल्कुल सही। अब आप कैसे वक्त के साथ रह सकते थे?
पीछे रह गए। दुनिया भर में सियासी जमातें दो तरीकों के साथ वक्त के साथ रहती हैं। ठीक हो गया। एक होती है अंदरूनी जमहूरियत। जी। जब अंदरूनी जमहूरियत होती है तो पार्टी अपने आप को मुसलसल बदलती है, नया खून उसमें आता है, नई सोच उसमें आती है, नई पॉलिसियां उसमें आती हैं। इसलिए 200 साल से मगरिब में जमातें चल रही हैं, क्योंकि उनमें अंदरूनी जमहूरियत है, नया खून है, वो जिंदा रखती है अपने बात। ठीक हो गया। और दूसरी बात किस वजह से? लीडरशिप। दुरुस्त। अगर खानदान लाएंगे, बिरादरियां लाएंगे, खुशामदी लाएंगे, बदले नहीं वक्त के साथ, पार्टियां यही होंगी। दुरुस्त। जरा इनके चेहरे ही देख लें इनकी लीडरशिप के। दुरुस्त ज़ैगम साहब है, मगर आपने बड़ी कमाल बात यहाँ की कि जदीद सदी और नई नस्ल। आज मुजफ्फरगढ़ से एक वाकया रिपोर्ट हुआ है जो बहुत खौफनाक है। बताता है कि जदीद सदी है, नई नस्ल है, मगर क्या हमारा माशरा तैयार है? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डिजिटल मीडिया में जहां एक जानिब शख्सी आज़ादी, फैशन और तख्लीकी इजहार के नए मौक़े मौजूद हैं, तो वहीं ख़तरात, चैलेंजेस और जराइम भी बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में नौजवान ना सिर्फ अपनी मुनफरिद पहचान कायम करने की जिद्दोजहद करते हैं, बल्कि व्यूज़ और फॉलोअर्स की दौड़ जीतने में हर मुमकिन जरिया इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो तख्लीकी हो या मुतनाज़े, मस्बत हो या मनफी। इस मुकाबलेबाजी में अक्सर हुदूद मिट जाती हैं। जराइम की नौइयत बदल रही है, बच्चे और नौजवान इसके आसान शिकार बनते जा रहे हैं। अक्सर औकात ये सब कुछ उस वक्त होता है जब वालिदैन और माशरा उनकी डिजिटल जिंदगी से बेखबर होता है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल साइबर क्राइम गैंग को बेनकाब किया है। तलाल चौधरी के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस इंटरनेशनल गैंग पकड़ा गया है, जिसकी सरबराही जर्मन शहरी कर रहा था। गैंग ने 6 से 10 साल के बच्चों को ट्रैप करने के लिए एक क्लब बनाया, जिसमें 50 बच्चों की 700 से ज़ायद वीडियोस बनाकर डार्क वेब पर बेचा गया। वीडियोस बनाने के लिए बाकायदा रिंग, जदीद लाइट्स और कैमरास का इस्तेमाल किया जाता था। जर्मन शहरी ने गैंग के दीगर अफराद को बाकायदा पाकिस्तान आकर ट्रेनिंग दी। अफसोसनाक बात यह भी है कि कुछ बच्चों के वालिदैन भी इस जुर्म में मुलव्विस पाए गए हैं। ये गैंग कब से ऑपरेट कर रहा था, इसके बारे में ताहाल इत्तलात नहीं है। गुज़िश्ता रोज 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ के लर्ज़ाखेज़ कत्ल ने भी सोशल मीडिया का तारीख पहलू बेनकाब किया है, जहां उसका कातिल भी एक टिकटॉकर ही था। ये वाकया महज ज़ाती दुश्मनी नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में परवान चढ़ती नफ्सियात, पेचीदगियों, शोहरत की अंधी दौड़ और माशरती जवाल का अक्स बनकर सामने। सोशल मीडिया शोहरत, हस्द, जिनसी और जज्बाती इस्तेहसाल और ब्लैकमेलिंग जैसे अनासर के बायस एक गैर महफूज मैदान में तब्दील होता जा रहा है। डिजिटल शोहरत की चमक के पीछे एक ऐसा तारीख साया है जो पर्सनल बाउंड्रीज की खिलाफ वर्जी, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद जैसे रुझानात को जन्म दे रहा है। और इस साये में सबसे ज़्यादा गैर महफूज वो बच्चे और नौखेज़ जहन हैं, जिन्हें ना तो ये दुनिया समझ में आती है और ना ही इसके ख़तरात का अंदाज़ा होता है। ज़रूरत इस अमर की है कि रियासत, वालिदैन, तालीमी इदारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुश्तरका तौर पर एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दें जो सिर्फ इजहार की आज़ादी को ही तहफ़्फ़ुज़ ना दे, बल्कि महफूज ज़िंदगी को भी यकीनी बनाए। ख़ास तौर पर बच्चों को वक्त से पहले इस डिजिटल दौड़ में शामिल करने से गुरेज किया जाए। उन्हें मरहलावार रहनुमाई और निगरानी के साथ डिजिटल दुनिया से रूशनास कराया जाए, क्योंकि आज़ाद फ़ज़ा में परवाज़ से पहले पर का मजबूत होना ज़रूरी है। इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के सामने सवाल रखेंगे। मुजफ्फरगढ़ 6 से 10 साला बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल, 700 वीडियोस डार्क वेब पर, डिजिटल मीडिया जराइम, गैर जिम्मेदाराना ऑनलाइन आज़ादी, वालिदैन की अदम निगरानी। माशरा डिजिटल वर्ल्ड के जराइम से बचने के लिए तैयार क्यों नहीं? ज़ैगम साहब कहते हैं आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आज़ादी का सब प्रचार भी करते हैं, मुतालबा भी करते हैं, मगर जिम्मेदारी उस तरह दिखती नहीं और जिस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिंदगियां स्टेक पर लग रही हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। एक चीज़ जिसे हम सबको समझने की ज़रूरत है, इनफरादी तौर पर भी, माशरे के तौर पर भी, हुकूमत के तौर पर भी, इस वक्त हम 2 दुनियाओं के शहरी हैं। एक दुनिया में नहीं रहते, 2 दुनियाओं में रहते हैं। एक दुनिया ये फ़िज़िकल वर्ल्ड है, मादी दुनिया है, और एक दुनिया एक डिजिटल वर्ल्ड है। हम उस डिजिटल वर्ल्ड के भी शहरी हैं। तो जिस तरह हमें अपनी फ़िज़िकल वर्ल्ड में, मादी दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, हम घर के गिर्द दीवारें बनाते हैं, ताले लगाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, देखते हैं कि कोई बाहर वाला बंदर अंदर ना आ जाए, अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करते हैं कि बच्चा बाहर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। उसी तरह, उससे भी ज़्यादा हम सबको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए डिजिटल वर्ल्ड में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। ये वो चीज़ है जिसे हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, और जिसकी वजह से ख़ुद डिजिटल वर्ल्ड में भी बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं,
और वहां भी जराइम का निशाना बन रहे हैं। ज़हन में रखिए कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर भी जराइम होते हैं, वहां भी हैरेसमेंट होती है, और सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड के जो जख्म होते हैं वो भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं बच्चे की नफ्सियात पे, बड़े की नफ्सियात पे भी। दुरुस्त। और डिजिटल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड जब मिल जाती है, जब डिजिटल वर्ल्ड वो तरीका होती है, सोशल मीडिया वो तरीका होती है जिसके ज़रिए से मासूम लोगों को फांसा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी ज़ात को फ़रोख्त किया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी तबाही उसके नतीजे में आ सकती है। बिल्कुल सही, ठीक। तो पहले ऐसा ही वाक़या जैसे आपने बताया कसूर में हुआ था, जी बिल्कुल ऐसा, अब फिर मुजफ्फरगढ़ में हुआ। ठीक। तो हमें डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है, डिजिटल सिक्योरिटी को समझाने की, सिखाने की ज़रूरत है, और मौसर तौर पर उस पर जो कानून साजी और जो तरीक़ाकार अदारा जाती चाहिए वो करने की ज़रूरत है। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में क्या हम तैयार हैं इससे निपटने के लिए, और नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ, बिल्कुल तैयार नहीं है। बुनियादी बात है, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। आयशा, माशरा जो है ना, ये लफ्ज़ माश से निकला है, ठीक है जी। और जहाँ माशी इस्तेहसाल अपने अरूज पे होगा, बात और तरीके की है, वहाँ बिलाखिर हर शय ज़वाल की लपेट में और ज़द में आएगी। हुजूर का एक फरमान है जिसका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जहाँ चंद लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा दौलत जमा हो जाए तो ये जान लो कि बहुत ही ज़्यादा लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो गए। ठीक। भूख, नंग, गुर्बत, जहालत हर किस्म के जराइम की माएँ हैं जो थोक के हिसाब से बच्चे जनती हैं। ऐसे जराइम के पीछे 90% फैक्टर्स यही होते हैं। सही। आप कभी एक बात करना कि मसलन इस तरह का साल में 1000 केस, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सही, उनमें से देखना कि ये कौन लोग हैं। मुतमव्वल, अच्छे घरों के बच्चे, अच्छी स्कूलिंग, अच्छा हर चीज़, डिसिप्लिन। जाहिर है हमारा ख़ानदानों में, भूखे नंगे ख़ानदानों में आपने एक लफ्ज़ वालदैन की अदम निगरानी, वो जिन्हों 2 वक्त की रोटी का पिया है, अदम निगरानी, उन्हें केड़ी निगरानी करनी है। यहाँ फुटपाथों पे लोग बैठे होते हैं कुदालें और ये लेके अपना साओ सामान मजदूरी की तलाश में, शाम को खाली हाथ चले जाते हैं, केड़ी निगरानी। ठीक है, वो खुद भी अनपढ़ होते हैं। सो प्लीज, वाइट कॉलर क्राइम की दुनिया मुख्तलिफ है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसके पीछे फैक्टर्स बिल्कुल दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। एक ब्रेक पे जाना है, मगर एक बड़ा अहम सवाल उठता है, मजबूरी, गुर्बत या भूख, किसी की भी बात की जाए, मगर ये चीजें कारोबार की शक्ल में क्यों बदलें, इसके ऊपर भी गुफ्तगू रहेगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, जिस तरह के वाक़या डिजिटल मीडिया जराइम रिपोर्ट हो रहे हैं और जहां पे जिंदगियां स्टेक पर लग रही हैं, बहुत से ममालिक में इन मनफी असरात से बचाने के लिए सख्त कवानीन और मखसूस कवानीन मुतारिफ करवाए जा चुके हैं ताकि बच्चे महफूज डिजिटल बचपन गुजार सकें। हमें कितना वक्त है वहां तक पहुंचने में और हम कितना तैयार हैं निपटने को? आयशा, मैं तो हैरान हो गया हूं कि अपनी डिस्कशंस जिस तरीके से होती हैं, और सही हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे एंगल्स हैं। डिजिटल वर्ल्ड, साइबर क्राइम, उसके बाद जर्मन शहरी। भाई, जर्मन शहरी ने खुद आके तो कुछ नहीं किया ना, पाकिस्तानी थे, लड़के थे, मुसलमान थे, उनके नाम ऐसे थे जिनको हम पहचानते हैं, उनकी शक्लें हम जानते हैं, उनके मोहल्लेदार जानते होंगे, उनके घर वाले जानते होंगे, उनके दोस्त जानते होंगे। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? वहां का एमपीए जानता होगा, एसी जानता होगा, डीसी जानता होगा, वहां का डीपीओ जानता होगा। क्या वजह है कि उसके बावजूद लटका के रखा जाता पहले दिन 2-4 को कसूर वालों को? तो मैं देखता वो किसके थे कसूर वाले रिश्तेदार, किनकी रिश्तेदारी निकली थी वहां से कि अच्छा वो किसी सियासतदान के साथ कोई तल्लक है या किसी तरीके से वहां पे मामला इस तरीके से ठप हो गया था। ये क्या मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान का इन लोगों ने? ये बच्चे क्या हैं? ये डिजिटल वर्ल्ड और डार्क वेब और इस किस्म की चीजें वो बाद में आएंगी। पहले आप काटो ना, मैं देखता हूं कौन सा पाकिस्तानी जाके किस जर्मन शहरी के साथ आइंदा मुकालमा भी करेगा जाके, जो कि इस किस्म के काम पे किसी तरह राग़िब करने की कोशिश करेगा। तो सजा ना हो तो फिर यही कुछ होता है। अगर आप बातों में बात को ले जाना चाहते हैं, एक साइबर क्राइम का इतना बड़ा हमने मुकदमा ढूंढा और उसके बाद साइबर क्राइम और डिजिटल वर्ल्ड और डार्क वेब इन्हीं झमेलों में हमें घुमा देते हैं।
सजा की तरफ नहीं जाते हैं। लटका दो इनको, एक उसका एक्सप्रेस समरी ट्रायल करो, उड़ा के रख दो इन लोगों को जिन्होंने ये काम किया है। अपने बच्चों को बचाओ, उसके बाद देखेंगे कि हम इस काबिल भी हैं कि हम किसी निज़ाम पे चल सकें या नहीं चल सकते। जिस किस्म का निज़ाम ये लेके चल रहे हैं उसकी सजाएं भी इसी नौयत की हुआ करती हैं। और जब आप बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म के कोई साइकोलॉजिकल एंगल्स लेके लोगों के दिमागों को ठीक करना शुरू करें तो फिर बदकिस्मती से वो सदियां, उसके लिए तो मवाद भी वो चाहिए होता है ना, काबिल लोग भी वो चाहिए जो कि ये काम कर सकते हैं। मुझे एक शिकायत है अलबत्ता चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से। जिस दिन ये हुआ, जिस दिन ये पता लगा, उस दिन मैंने उनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं देखी। वो कोई कार्ड का इजरा कर रही थी किसी जगह पे, किसी जगह खड़े होकर, लेकिन उस जगह पे खड़े हो, पॉलिटिकल लीडरशिप का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है ना, लेकिन आपके बच्चों का मसला है। और तो कहती है कि मैं पंजाब की मां हूं, बिल्कुल, तो पंजाब की मां को वहां अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहिए था और उनको वो उस तरीके से मैनेज करना चाहिए था कि जो कि एक मिसाल और नजीर बन जाए। वेरी वैलिड। नहीं हुआ, आइंदा भी इस तरीके से चीजें हुआ करेंगी, इसी मुल्क में होंगी और आप यही बैठ के नोहे पढ़ा करेंगे और नई इस मामलात सही होंगे, क्योंकि हम पता नहीं कितने सालों से ये बातें कर रहे हैं। दुरुस्त हो गया। एक्सप्रेस समरी ट्रायल की बात करें शहजाद साहब, इफ्तिखार साहब, इसके अंदर कंटेंट, सस्ती शोहरत, व्यूज, ये जो बच्चों को इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ वालदैन खुद जो आज रिपोर्ट किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि बहुत से बच्चों के वालदैन भी मुलव्वस थे इसके अंदर। सर बात यह है कि पैसे का जो लालच है ना, और ये रातों रात अमीर होना, और जो लोग रातों रात अमीर होते हैं हमारे मोहल्लों में, हमारी गलियों में, वालिदैन अपने बच्चों के साथ ये कैसे कर सकते हैं? हम उनको कुछ नहीं बिगाड़ रहे, हम उनको खुला छोड़ रहे हैं, तो फिर ये कंपटीशन तो चलेगा। बिल्कुल जैगम ने सही कहा। देखिए बाहर जैगम ने कहा है कि जिस तरह हम अपने घर को महफूज बनाने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं, चार दीवारी की, खिड़की की, दरवाज़ों की, सब कुछ, हम अपने बच्चों को महफूज बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और जब हम कहते हैं कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, टिकटॉक वगैरह को बंद किया जाए, तो ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं, सर पाबंदी हल है, सजा हल है, दोनों। प्रोसिक्यूशन, अब अगर कसूर की बात की, कसूर के बाद में उनको सजा मौत नहीं हो सकी, क्योंकि जो FIR पेश की गई बना के, सजा तो आपको FIR पे मिलनी है ना, प्रोसिक्यूशन ने जो केस देना उसी पे मिलनी है ना। या हम एक ऐसा ट्रायल शुरू कर देंगे जिस आदमी को चाहे इल्जाम लगा के, इतने खौफनाक वाकयात बच्चों के साथ हो रहे हैं तो इनकी तो अदालतें भी अलग होनी चाहिए और सजा भी फौरी मिलनी चाहिए। जब इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट जो है उस पर अमल नहीं होने को तैयार, जब आपकी PPC के ऊपर अमल करने को तैयार नहीं, फिर सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे क्या क्या के थक गया हूँ, प्रोसिक्यूशन के बगैर आप सजा नहीं दे सकते। अगर आप देंगे तो फिर वो सजा ये होगी कि खुद ही आप फैसला करने लग जाएंगे, जिस तरह बाज़ केसेस में हमारे इलाकों में होता है। हम फैसला करते हैं ये मुजरिम है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसको मार देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है, ये कसूर वाले मामले को मैं समझता हूँ इट्स ए चैलेंजिंग केस फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। जहाँ भी अपील पड़ी है, जितनी भी सजा हुई है, क्या चैलेंज हुई? क्या सजा चैलेंज करने के बाद किसी को बताया गया लोगों को? ये भी एक सजा हुई है कि अपना इस्लामाबाद में एक औरत का गर्दन काट के फेंक देने का। जब वो अपीलों में जाएगी तो मीडिया को भी चाहिए फॉलो अप करे। ये नहीं कि मीडिया सिर्फ एक दफ़ा कहानी बता के पीछे हट जाए। मीडिया का काम है फॉलो अप करे, प्रोसिक्यूशन पर दबाव डाले और सोसाइटी भी दबाव डाले और घरों को महफूज बनाओ। अपने बच्चों को वैसे ही महफूज बना के रखो जैसे तुमने अपने घर बनाए हैं। उनके पास अगर मोबाइल है तो उसके ऊपर नजर होनी चाहिए। कसूर से मुजफ्फरगढ़ तक ये नहीं है, मोबाइल फोन्स और कैमरास हर जगह पर मौजूद हैं। इसीलिए जरूरत है हुकूमत, इंतजामिया और माशरे के लिए कि अलर्ट हो जाएं। चैलेंज बहुत बड़ा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।